हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट 5। हमने ऑलरेडी बाकी के यूनिट्स कवर कर रखे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या है? वो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। देन हम पढ़ेंगे गांधीयन अप्रोच टुवर्ड्स किसके? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। देन पढ़ेंगे हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया एंड नीड फॉर एंड स्कोप एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया। बेसिकली इसमें आपको 8 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें हम इसको धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक क्या है? आपको कंसेप्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण, मीन्स इंडस्ट्री का सेटलमेंट। क्यों क्यों जरूरी है? ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसके बाद इन्वायरमेंट को क्या बनाता है? मॉडर्नाइज तरीके, मॉडर्नाइज में ट्रांसफॉर्म करता है। तो इससे क्या होता है? डेवलपमेंट्स होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत सारे प्रोज हैं, इसके कॉन्स भी हैं। जैसे कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बनता है वहां पर बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दो तरीके से होता है। एक जो आपका टेक्निकल है, दूसरा होता है आपका जो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती है, छोटी मोटी जो स्मॉल सेक्टर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, वो सारे क्या होते हैं? वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो जो बेसिकली रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके एवेन्यू को जनरेट करना। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब? देखिए, बेसिकली रूरल इंडिया में जो रूरल इंडिया जो है वो किस पे डिपेंड होती है? फार्मिंग पे। फार्मिंग पे डिपेंड होती है। तो बेसिकली जो ये जो कंसेप्ट लाया गया रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज को लाई गई कि इन जो पीपुल्स है ना, वो सारे लोग तो सारे लोग तो फार्मिंग कर नहीं सकते हैं। उनको उसके अलावा भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जिससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाए, अपना इनकम बना पाए। तो उसके लिए क्या बैठाया जाता है? स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज बैठाई जाती है, जो बेसिकली क्या होती है? नॉन फार्म एक्टिविटीज पे काम करती है। मतलब उसमें फार्मिंग से रिलेटेड चीजें नहीं होती। तो अब उसमें क्या होती है? तो बेसिकली जो भी लोकल रिसोर्सेज होते हैं उसका यूटिलाइज करके एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। तो यह बेसिकली जहाँ पर लिविंग पीपल्स रह रहे हैं उसी के इर्द गिर्द ये इंडस्ट्रीज बैठाई जाती है। तो रूरल इंडस्ट्री क्या एक तरीके का नॉन फार्म एक्टिविटी है जो डिपेंड किस पे करता है? रूरल रिसोर्सेज पे। और इसका प्राइमरीली इंपॉर्टेंट मीट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो जो भी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करके, ह्यूमन पावर का यूटिलाइज करके, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके क्या जनरेट करना है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो ये बेसिकली नेचर बाय क्या होते हैं? स्मॉल स्केल्स होते हैं और यूजली कहाँ बेस्ड होते हैं? तो विलेज में होते हैं। इसके अलावा दे आर प्रॉपरली एड्रेस है। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? रूरल इंडस्ट्री। ठीक है, अब रूरल इंडस्ट्री में क्या है? जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, कहीं पर लोग कपड़े बिन रहे हैं, कहीं लोग सिलाई कर रहे हैं, कहीं लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं, क्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एक छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जहां पर इन सब लोगों को क्या किया जाता है? एक जगह लाया जाता है, इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और इनके स्किल का यूटिलाइज करके क्या किया जाता है? रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। तो सिंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही इसेंशियल ऑब्जेक्टिव है रूरल इंडस्ट्री का, दे यूजुअली वर्क, इसका काम ही है ये कि हमें मास लेवल पे प्रोडक्शन को क्या करना है? जनरेट करना है, मास लेवल पे प्रोडक्शन के साथ काम करना है। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एम ही यही है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को क्या करें? रिड्यूस करें और हर एक घर में इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड इनकम को क्या करें? एनहांस करें। तो जो स्केल है एक्टिविटीज का रूरल इंडस्ट्री में, मतलब इसका जो नकीकरण है वो बेसिकली क्या है? स्मॉल है। जो फाइनेंशियल भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है? यूजुअली स्मॉल होती है। तो रूरल इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या आती है? इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आती है जो एग्रीकल्चर से बाहर है, जो बेसिकली कहाँ कैरी आउट किए जाते हैं? विलेजेस में किए जाते हैं। और ये भी
हाउस होल्ड से स्मॉल फैक्ट्रीज में क्या होती है, साइज में वेरी करती है। मैंने भी बता दिया था ना आपको कि फार्म एक्टिविटी से ये बाहर है, मीन्स कहीं लोग बुनाई कर रहे हैं, कहीं लोग क्राफ्टिंग कर रहे हैं, कहीं लोग पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड्स अपॉन देयर स्किल्स, ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स है एक्टिविटीज के, मैं भी बता दिया था ना मैंने, कॉटेज हो गया, टीनी हो गया, विलेज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो, जैसे सिल्क वॉर्म वगैरह की जो खेती होती है ना। इसके अलावा बहुत सारे वेरियस काइंड्स के सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हाँ, इसके अलावा जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस भी आते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, इनएफिशिएंसी होती है, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी होती है, जर्डेजरी होती है, और ये बेसिकली नेचुरल क्लाइमेट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। वैसे जैसे सिल्क मॉम, मान लो कि सिल्क मॉम की खेती हो रही है, ठीक है, तो वहां पर खेती हो रही है, तो अगर मान लो कि बहुत ज्यादा, वैसे तो सिल्क मॉम की खेती हाई टेम्परेचर पे ही होता है, तो मान लो अगर बहुत सारा बारिश हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का प्रोडक्टिविटी में लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरी है कि रूरल इंडस्ट्री में क्या करें, न्यू तरीके के इनोवेशन करें, और टेक्नोलॉजिकल में क्या करें, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन करें, ठीक है। बेसिकली रूरल इंडस्ट्री में क्या लेके आया जाए, टेक्नोलॉजी लेके आया जाए, और हम उसको क्या करें, लोकली जो नेचुरली जो चीजें प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या करें, टेक्निकल के तौर पे लेके जाएं, टेक्निकली उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है रूरल इंडस्ट्रीज के, वो हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं इसमें, आपको कुछ कुछ दिया हुआ है। तो ये क्या करती है, अर्बन माइग्रेशन को भी स्लो डाउन करती है, क्योंकि लोगों को क्या होता है, अपने ही घर के आसपास उनको काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं, किसके सच में, तो एम्प्लॉयमेंट के सच में, तो ये इसको क्या कर सकती है, स्लो डाउन कर सकती है। दे लीड टू इम्प्रूवमेंट इन एनवायरमेंट, ये बेसिकली क्या करती है, जो भी बिग सिटीज में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बड़े लेवल पे बनाए जा रहे हैं, उसको क्या जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट को भी इम्प्रूवमेंट होगी। इसके अलावा ये रूरल इनकम को क्या करता है, इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट फार्मर्स के लिए जनरेट करता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बोथ जो स्किल और अनस्किल अनएम्प्लॉयमेंट है उनको रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, बेसिकली एक बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये प्रमोट करता है। और अब ये कैसे प्रमोट होता है, तो आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा बिग सिटीज में क्या होता है ना, इन लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स बनाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, लेबर को यही जो रूरल एरिया है वहीं से उनको लेके आते हैं। उनको इनकम भी कम मिलता है, और उनके स्किल का यूज करके ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, बड़े लेवल पे मार्केटिंग करती है, बड़े लेवल पे अपना हाई रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये सारी, अगर हम रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, तो एक्सप्लॉयटेशन जो होगा इन लोगों का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दे आर बेस्ड ऑन लोकल, ये बेसिकली रूरल इंडस्ट्रीज जो होती है वो लोकल नीड्स पे बेस होती है, और इनका मकसद ही यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी सोसाइटी के अंदर नीड्स जनरेट हो रही है पीपल की, उनको क्या करना, अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से मीट करना, ठीक है। अब है आपका कौन कौन से रीजंस है जिससे क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री। तो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे इंडिया में रूरल इंडस्ट्री क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला ये है कि ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, लो होती है, और गवर्नमेंट हो या फिर इनको ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती है। तो जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो भी कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम है या फिर असिस्टेंस है स्मॉल यूनिट्स के लिए, वो भी क्या होती है, उतनी स्किल्ड नहीं होती है, वहां पर भी इनएफिशिएंसी को सामना करना पड़ता है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग हो गया, स्किल फॉर्मेशन का जैसे अपग्रेडेशन हो रहा है, उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी में और वर्क मैन पावर में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है, लेबर पावर में, क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मशीन से काम कर रहे हैं, मैन पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर जैसे हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, फिर आपके शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर जो तुम इन्वेस्टर्स हो गए, उन लोग, ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनसे भी लिंकेज क्या होती है, काफी कम होती है।
अब आता है कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का रूरल इंडिया में, वो देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है उससे क्या किया जा सकता है, जो इसेंशियल आइटम्स है उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, वो घटाता है। जो डिक्रीज होता है कॉस्ट में, इस वजह से क्या होता है, इकोनॉमी जो जनरेट होती है वो क्या करती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कर सकती है। बेसिकली सिंपल मतलब ये है कि ये सारी जो इंडस्ट्री है इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मैन पावर यहाँ काम करती है। तो हम कम कॉस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्जर इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी, रूरल इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, पीपुल को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, जिससे वो अपने बेसिक नीड को क्या कर पाए, प्रोवाइड मीट कर पाए। और कैसे, तो वो बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करके। अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली मैंने बता दिया था, जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको एक तरीके का ब्रैकेट माना जाता है, जिससे रूरल पुअर के लिए क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट और इनकम की जो प्रोडक्शन है उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब आता है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। तो मॉडर्न एज में जो एक जरूरी क्या है, एफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम को तैयार करना। और ये कैसे होती है, तो ये हेल्प ऑफ मशीन्स और मैकेनिकल डिवाइसेस के तौर पे। ठीक है, हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, हमें थोड़ा मॉडर्नाइज करना होगा, ट्रेडिशनल बेसिकली ट्रेडिशनल वे को थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे हम अपने एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, मैंने भी बता दिया था आपको, क्योंकि हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री की एडवांटेज की वजह से या फिर उनका चलन की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है उनका चैप्टर क्या हो रहा है, कम घटता जा रहा है। लोग अब देख रहे हैं ना, पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज था उसमें लोग हाथ से बिनाई करते थे, तरह तरह की चीजें बनाते थे खुद से। और अब क्या हो गया है, मशीन आ गई, तो मशीन में बड़े लेवल पे एक ही बार में इतने सारे कपड़े बन जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक कॉटेज इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो गया। मास माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, अभी मैंने बताया दिया था कि बिग सिटीज में बड़े बड़े इंडस्ट्री बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का अदर अटैक है, जो बेसिकली किससे क्रिएट हो रहा है, हैवी मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री से। ठीक है, जो बेसिकली कहा है अर्बन एरिया में। तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, लगातार बड़े लेवल पे माइग्रेट कर रही है टाउन में, सिटी में, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो हमें क्या जरूरी है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। ठीक है, अब आता है आपका डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लगातार नेचुरल रिसोर्स का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। जो लार्ज इंडस्ट्रीज है वो क्या हो रही है, बड़े बड़े एकड़ ऑफ लैंड में फैलती जा रही है। बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड को क्या किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर किए जा रहे हैं, जिनसे क्या किया जाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को बैठाया जाए। तो ये एक तरीके का क्या, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। उसके बाद आता है आपका पॉल्यूशन। तो जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज है ना वो क्या करती है, बड़े लेवल पे हार्मफुल गैसेस को वो क्या करती है, इमिट करती है एनवायरमेंट में। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स का जो एयर में लगातार इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप देखोगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होता जा रहा है, क्यों, तो ये सारे पॉल्यूशन की वजह से बेसिकली जो नॉइज जो जनरेट हो रहा है वो भी क्रिएट क्या कर रहा है, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा गांधीयन अप्रोच फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब गांधीयन अप्रोच क्या था, सिंपल वो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक विजन देखा था इंडिया के लिए, और उनका एक क्लियर कंसेप्ट था विलेजेस के लिए। उनका मानना ये था कि इंडिया जो है वो उसको गांव में रहना चाहिए, ना कि शहर में रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपग्रेड नहीं होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी नहीं लानी चाहिए। उनका कहना था ये कि हमें ट्रेडिशनल वे को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, ना कि खुद को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो गांधीयन का अप्रोच ये था इंडिया के लिए रूरल डेवलपमेंट में। उनका एक क्लियर कंसेप्ट था, और उनका था कि हमें जो रूरल इंडिया का डेवलपमेंट करना है वो क्या करना है, पीपल सेंटर्ड करना है। मीन्स कि पीपल के जो बेसिक नीड्स हैं, उनको फिल आउट करने के लिए हमें किनकी जरूरत है, हमें उन्हीं पीपल्स की जरूरत है। उन्हें ही हमें क्या बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, जिनसे वो क्या कर सके, खुद की बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो उनका ये था, इट वाज रूटेड इन हिज कन्विक्शन इन द टेंस ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड गुडनेस ऑफ ह्यूमन में। उनका जो कॉन्सेप्ट था उनका ये था कि हमें क्या करना है, सच्चाई के साथ चलना है, हमें अहिंसा नहीं करना है, सॉरी हमें हिंसा नहीं करना है, और हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, जो भी बींग्स लिविंग बींग्स है उनके लिए हमें क्या रखना है अपने अंदर, वो
गुडनेस रखनी है, ठीक है। ही प्लेस्ड मोर एम्फेसिस, वो बेसिकली इकोनॉमिक मोटिव से ज्यादा वो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को वो क्या कर रहे थे, एम्फेसिस डाल रहे थे, उस पर जोर डाल रहे थे। और उनका कहना था कि अगर हम मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू का लोगों के अंदर डेवलप करें तो वही एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे इंडिया में लेके आएगी, क्योंकि लोग क्या होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, लोग खुद से अपनी ब्रेड खाने के लिए अर्न करेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने ये देखा कि फाउंड दैट प्रोग्रेस, उन्होंने ये देखा कि जो कंट्री का प्रोग्रेस है वो बेसिकली कहाँ लाई करती है, तो रूरल विलेज के अंदर। तो हमें क्या जरूरी है कि रूरल विलेजेस का मास लेवल पे, मेजोरिटी लेवल पे क्या करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो कहाँ लाया कर रही है, रूरल विलेजेस में, रूरल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री और रूरल स्किल्स में, ठीक है। तो गांधी जी ने एक तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि रूरल पीपल की लाइफ को, गुड लिविंग को, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए हमें क्या जरूरी है कि विलेज को एक सेंट्रल प्लेस बनाया जाए और वहां पर हमें इकोनॉमिक प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या हुआ बेसिकली, तो मैंने बता ही दिया कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंस्टॉलमेंट करना, जो लोकल रिसोर्सेज है उनको क्या करना, प्रमोट करना, उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। गांधी जी ने ये बताया रूरल डेवलपमेंट के लिए कि क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, अदर वांट्स के लिए क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, और विलेज इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे वेरियस वैल्यूज और प्रीमिसेस थे जो गांधी जी ने रूरल डेवलपमेंट के मॉडल के लिए तैयार किए थे, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो गांधी मॉडल ये था रूरल डेवलपमेंट का, वो बेसिकली उनका था वैल्यू और प्रीमिसेस में। बेसिकली ये क्या है, उनका कहना ये था कि इंसान को क्या होना चाहिए, अपना मॉरल वैल्यू, अपना स्पिरिचुअल वैल्यू को जनरेट करना चाहिए, खुद का स्किल डेवलप करना चाहिए, खुद के लिए अर्न करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें उनका बेसिक मॉडल था। तो रूरल इंडिया जो है, उन्होंने कहा था कि सिटीज में नहीं देखी जाती, वो कहाँ देखी जाती है, विलेज में, ठीक है। तो जरूरी क्या है, विलेज का रिवाइवल करना, और ये तभी पॉसिबल है जब विलेजर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। बेसिक एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहे हैं विलेजर का, तो ये बड़े बड़े जो सिटी के डेवलपर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हिंसा करते हैं इन छोटे छोटे लोगों पे, क्योंकि इनके पास क्या है ना, ज्यादा स्किल नहीं है, या फिर ज्यादा ये लोग अमीर नहीं है, ज्यादा अर्निंग पावर नहीं है। तो इनका कहना ये था कि जो बड़े बड़े सिटीज में बैठे हुए लोग हैं, जमींदार हैं या फिर कुछ, ये लोग क्या करते हैं ना, रूरल एरियाज के जो रूरल पुअर हैं उनका ये लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इनसे काम भी करवाते हैं और इनको क्या करते हैं, पैसे भी उस लेवल के नहीं देते हैं। तो हमें क्या जरूरी है कि अगर विलेज का डेवलप करना है तो विलेजर्स का एक्सप्लॉयटेशन को कम करना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा उनका क्या था कि लोगों का क्या होना चाहिए, सिंपल लिविंग होना चाहिए और हाई थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगी, जो मटेरियलिस्टिक वांट्स है उसको क्या करेगी, वो रिड्यूस करेगी और लोगों के अंदर क्या करेगी, एक मोरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को क्या करेगी, जनरेट करेगी, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब क्या है कि हर एक इंसान को अपना ब्रेड खाने के लिए खुद का अर्न करना चाहिए, और ये कैसे पॉसिबल है, तो फिजिकल लेबर करके, और जो लेबर करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। उन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी। जो हमारे इंडिया के अंदर जो सर्विसेज है, इंस्टीट्यूशन है, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनका कहना था कि हमें अपने लोकल चीजों को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्टली उनका था कि हमें एंड और मीन्स के बीच में क्या रखना है, बैलेंस रखना है। गांधी जी का कहना ये था कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ तभी तब तक सस्टेन नहीं कर सकती जब तक एक मीन्स और एंड्स के बीच में बैलेंस मेंटेन ना। अब ये क्या है, तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हम जो अर्न कर रहे हैं, हाँ, हम जो अर्न कर रहे हैं, हमको उसी उसी के अंदर क्या करना चाहिए, अपना एक प्रिंसिपल बनाना चाहिए, या फिर अपनी एक सेटिस्फेक्शन बाउंड्री क्रिएट करके रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वांट जो होती है ना, एक्स्ट्रा डिमांड जो होती है, लोगों को क्या कर देती है, नॉन वायलेंस करने पे क्रिएट माइंडसेट बना देती है। अब हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट गांधी मॉडल का क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले भी मैंने बता दिया था कि सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, गांधी जी हमेशा क्या कर लेते हैं, इंडियन विलेजेस के लिए सेल्फ सफिशिएंसी को इंसिस्ट करते थे।
अब ये सेल्फ सफिशिएंसी कैसे होगा, तो उनका ये था उनके कि इंसान के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होना चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, खुद सेल्फ सफिशिएंट उनको बनना चाहिए, जिनसे वो क्या हो, खुद कैपेबल हो और जो बाहर के लोग हैं जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनके स्किल पे डिपेंड होके, तो वो सारी चीजों का क्या होगा, रिडक्शन होगा। उन्होंने विलेज के बारे में सजेस्ट ये किया कि उन्हें खुद के फूड, क्लॉथिंग और अदर आर्टिकल जो उनके बेसिक नीड्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, नीडेड हैं, उनको वो खुद प्रोड्यूस करना चाहिए। He insisted on the promotion of village। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाला कि हमें विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करना है, प्रमोट करना है, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो इनको विलेज के अंदर आसपास में इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकती है और ये बहुत ही जरूरी भी है विलेजर के बेसिक नीड्स के लिए। और इसके अलावा ये विलेज सफिशिएंसी को भी क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गांधी जी का कहना ये था कि विलेज रिपब्लिक तभी आएगी जब सोशल और पॉलिटिकल पावर का क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, स्थानीय अधिकार मतलब डिवाइड किया जाए, मतलब लोगों के पास क्या होना चाहिए, खुद का पावर होना चाहिए, क्योंकि लोगों से बेहतर कोई और दूसरा नहीं है जो उन्हें समझ पाएगा या फिर उनके नीड्स को फुल आउट कर पाएगा। ठीक है, तो इन सच अ सिस्टम डिसीजन मेकिंग पावर विल बी वेस्टेड इन द विलेज। तो इस सिस्टम में क्या किया गया है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसको मिलना चाहिए या फिर किसको मिलेगा, वो विलेज पंचायत को मिलेगा, ना कि स्टेट और नेशनल कैपिटल को। ठीक है, अब विलेज पंचायत क्या है, तो बेसिकली 5 काउंसिल्स होते हैं इसमें और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक काउंसिल्स के, वो क्या होते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, आज लोगों के द्वारा लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये चुन के आते हैं और ये क्या बनाते हैं, विलेज पंचायत बनाते हैं, जो बेसिकली क्या काम करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सारे फंक्शन ये लोग करती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक 5 साल के लिए चुने जाते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये लोग क्या बनाते हैं, काउंसिल बनाते हैं जिसको पंचायत कहते हैं। तो बेसिकली जो पंचायत है वो क्या करती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शन सारी चीजें करती है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन ये सारी चीजें भी देखती है। इसके बाद आता है पंचायती राज। पंचायती राज क्या है, तो गांधी जी का कहना था क्या कि हर एक इंडिया के हर एक विलेज को क्या होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। विलेज पंचायत को पावर होना चाहिए कि वो अपने अफेयर्स को वो क्या करे, मैनेज करे और इसमें उन्होंने डिफेंस को भी इंक्लूड किया। तो वो ये चाहते थे, वो पंचायत से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फंक्शन वो सारी चीजों को वो क्या करे, परफॉर्म करे, जिससे विलेज इकोनॉमी विलेज इकोनॉमी की क्या हो, स्मूथ फंक्शन हो। ठीक है, और ये जरूरी भी है। तो वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन ये सारी चीजें किसके द्वारा ली जाती है, तो लेनी चाहिए या ली जाती है विलेज पंचायत के द्वारा। अब आता है आपका खादी और विलेज इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये क्या है, तो फॉर गांधी जी के लिए खादी एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगी, लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटी है उसके अंदर जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिसेंट्रलाइजेशन करेगी और ये क्या करेगी, वर्क टू ऑल को भी इंश्योर करेगी। उन्होंने क्या किया, इस चीज को एक फ्रेम बनाया और विलेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन को उन्होंने बढ़ावा दिया, जैसे कि हैंड ग्राइंडिंग हो गया, हैंड पाउंडिंग, सोप मेकिंग, पेपर मेकिंग, मेंटल मेकिंग, ऑयल सीड क्रशिंग, ये सारी चीजों को उन्होंने क्या किया, एक विलेज इंडस्ट्री के तौर पर फ्लेवर्ड किया और उनको प्रमोट किया। ही एडवोकेटेड यूज, ये बेसिकली क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा कहते थे कि हमें क्या करना है, मैन लेबर का यूज करना है। ठीक है, और जो इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी के टाइम में मशीन का, उनको क्या करना है, अपोज करना है, क्योंकि उनको ये डर था कि वो ह्यूमन लेबर को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और बेसिक यही चीजें हो रही है, बड़ी बड़ी जो मशीन आ रही है वहां पर क्या हो रही है, ह्यूमन लेबर का डिग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट नहीं करते थे, उनका कहना ये था कि हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को लानी है बट ट्रेडिशनल वे के साथ लानी है। ठीक है, हमें ह्यूमन लेबर को ज्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि ह्यूमन लेबर अगर डिग्रेड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर रहा है और इनसे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। अब आता है हमारा कॉपरेटिव। तो कॉपरेटिव क्या है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली सहयोग, तो गांधी जी ने एक ग्रेट व्यू देखा, वो देखा क्या, कॉपरेशन। तो रूरल डेवलपमेंट में जरूरी क्या है, कॉपरेशन। तो कॉपरेशन बेसिकली क्या है, उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे
कोऑपरेटिव्स को उन्होंने स्पेसिफिक रोल्स असाइन किए और उन्हें ये कमांड दिया कि हमें क्या करना है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, ये जो लैंड होल्डिंग्स जो बड़े बड़े जमींदार हैं, ये लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पीपुल्स का, उनको क्या हो, उनसे वो बच पाए। बेसिकली कि कुछ इंस्टीट्यूशन को तैयार करना चाहिए जो इन फार्मर्स को क्या करें, सपोर्ट करें। He also advocated the establish of other type, इन्होंने इसके अलावा भी कहा कि हमें अलग टाइप के कोऑपरेटिव का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए, जैसे आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव हो गया, वेफर्स हो गया, ये सारी चीजें को क्या करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब आता है आपका ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप क्या है, तो बेसिकली गांधी जी ने एक इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया, उसको कहा क्या, वो ट्रस्टीशिप। ये बेसिकली क्या करती है कि जो कैपिटलिस्टिक ऑर्डर है सोसाइटी की, उसको ये समान अधिकार इगैलिटेरियन वन में वो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। उनका ओपिनियन ये था कि जितने लैंड है वो क्या है, वो गॉड को बिलोंग करते हैं या तो फिर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो जरूरी क्या है कि जो भी उनके पास लैंड है या नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, सभी के द्वारा कलेक्टिवली ऑन होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए और उसको वेलफेयर मतलब कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं शुड मेनली बी ट्रस्टेड ऑफ लैंड्स एंड अदर नेचुरल कैपिटल एसेट। बेसिकली जो जमींदार सब बड़े बड़े उनको केवल अपने भूमि और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जितने भी पूंजीगत संपत्ति है उनका ही बस मालिक होना चाहिए, इवन एक्सप्लॉयटेशन करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया ट्रस्टीशिप का, यह एक तरीका नॉन वायलेंट मेथड है जिसमें वो क्या करते थे, लैंड ऑनर को परस्यूट करते थे कि वो अपने लैंड को क्या करें, डोनेट करें, जिनसे वो क्या करें, कम्युनिटी के लिए वेलफेयर पर्पस के लिए काम किया जाए। अब आता है आपका विलेज सैनिटाइजेशन। तो विलेज सैनिटेशन क्या है, तो आइडियल विलेज का जो गांधी जी ने देखा वो तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब हमें क्या करना है, पब्लिक हाइजीन और सैनिटेशन के प्रिंसिपल पे काम करना है, ठीक है, करना चाहिए। तो हाउसेस को कैसे बनाना चाहिए, तो हाउसेस को लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाना चाहिए और उनको एक प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन देना चाहिए। हर एक हाउस में क्या होना चाहिए, एक कोर्टयार्ड होना चाहिए जिसमें वो अपने खुद के वेजिटेबल्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन को क्या कर सके, ग्रो कर सके। इसके अलावा वो अपने हाउस कैटल को भी वो ग्रो कर सके। जो विलेज स्ट्रीट्स है, लेन्स है, उनको क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। हर एक विलेज के पास एक खुद का वाटर बॉक्स होना चाहिए जो क्या करे, वाटर सप्लाई की क्लीनिंग को इंश्योर करे, ठीक है। तो आज की टॉपिक में यही कंप्लीट करती हूँ, बाकी की टॉपिक और भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।